नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में अब वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि ये ऐसा हमला है जो पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। ईरान के साउथ पर पारस गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, तो उसके जवाब में रास लफान पोर्ट पर ईरान ईरान ने हमला किया। और रास लफान पोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। तो वहां पर बड़ा हमला हुआ तो एक बड़ा एनर्जी संकट अब खड़ा हो सकता है। बात करते हैं हमारे वित्तीय एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है। शरद नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स भी सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, अब तो वो हो गया है जो लोग अभी तक जिसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। और ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कतर के रास लफान पोर्ट पर, तो वो बड़ा, क्योंकि वहां से सबसे बड़ी दुनिया की एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी और भारत की तो ज्यादातर वहीं से गैस आती है, तो बड़ा संकट सबके सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विक्रांत, युद्ध जो है और ज्यादा, अंग्रेजी में शब्द होता है नास्टी, होता जा रहा है और ज्यादा घातक होता जा रहा है। आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने एक शेर बोला था, हालांकि वो पन था कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मुझे इंतकाम की आग जो इस पूरे के पूरे युद्ध में इस टाइम भड़क रही है, टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं, तुम हमारा ये मारोगे हम तुम्हारा वो मारेंगे, तुम हमारा ये नष्ट करोगे हम तुम्हारा वो नष्ट कर देंगे। तो ये आग भड़कती जा रही है। और हैरानी इस बात की है कि जैसे जैसे इनके जो बड़े लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जैसे जैसे वो मर रहे हैं, अभी लारीजानी वहां पर हैं, उनको मारा इसराइल ने, वैसे वैसे ये लोग और भड़क रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन इन लीडर्स को, बड़े ऑफिशियल्स को, सीनियर कमांडर्स को मानना उल्टा पड़ रहा है। हम्म। क्योंकि उसके मारने, उसके उनके होने पर कुछ फिर भी मॉडरेशन रहती है हाँ। कि हमला जो है कैलकुलेटेड, उसके बाद तो वो लोग बिल्कुल बिल्कुल बेलगाम जिसको कहते हैं हो जाते हैं। उन्होंने रात को फिर कतर पर, दुबई पर, आबू धाबी पर बुरी तरीके से हमले किए। और ये एलएनजी प्लांट पे हमला करना भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पर, भारत को अपनी बात करें तो भारत के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि आप जो पीएनजी सीएनजी इस्तेमाल करते हैं वो इसके जरिए आती है। तो अभी तक ये बताया जा रहा था कि भाई अगर गैस के सिलेंडर नहीं है, आपको याद होगा सरकार ने इंसेंटिव हाँ। भी दिए थे कि आप एलपीजी से हटके आप जहां पर पीएनजी है, बहुत सारे लोग वहां लेते नहीं है फिटिंग विटिंग की वजह से या और कारणों से, कि उनके घर में सुराख करने पड़ते हैं या पाइप दिखाई देता है, कई कारण होते हैं, लोग सिलेंडर पे चले जा रहे हैं। तो अब पीएनजी जो लोग ले रहे थे, अब उनके लिए भी समस्या आ सकती है इससे, क्योंकि हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है विक्रांत कि ये प्लांट पहले भी एक हमले की कोशिश हुई थी कुछ दिन पहले, तो इसको बंद कर दिया गया था। पर बंद प्लांट में ईरान ने उसमें, कतर के उस प्लांट में हमला कर दिया है। तो बहुत खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि यहां से अब तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल भी जाता है हम्म। विक्रांत, तो जिस तरीके से एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा रहा है, तो खुलने के बाद भी हमें हाँ। शायद एक दो महीने तक, 2-3 महीने तक कोई राहत ना मिले। क्योंकि इनको ये नहीं कि आप इसको कल चालू कर हाँ। लेंगे, इतना बड़ा ये प्लांट्स होते हैं, इनको चालू करने में, रेनोवेट करने में, दोबारा से खड़ा करने में, दोबारा से फंक्शनल बनाने में हाँ। बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत ही चिंता की बात है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब भारत को इसके व्यक्तिगत तौर पर, अपने यहाँ डोमेस्टिक तौर पर विकल्प ढूंढने चाहिए। इनके इंतजार नहीं करना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने का या ये इन प्लांट्स के फंक्शनल होने का, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका विकल्प निकालना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे एड्स देख रहा हूँ अखबार में विक्रांत, जो कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के ऊपर आ रहे हैं। हाँ। मुझे लग रहा है वो समय आ गया है अब, जो सीएनजी पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, या पीएनजी पर, अगर आपका आपका घर का गैस का चूल्हा पीएनजी पर जल रहा है, तो आपको भी, अभी तक तो हम एलपीजी वालों की बात कर रहे थे, अब हम पीएनजी वालों की भी बात करेंगे, उनको विकल्प ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है, कन्वीनियंस बहुत हद तक प्रभावित होगी, आप लोग जो घर में चीज इस्तेमाल करते हैं। और युद्ध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ये नहीं पता लग रहा, अमेरिका इसराइल तो ये नहीं जान पा रहे कि युद्ध कर कौन रहा है, क्योंकि जो सीनियर सारे टॉप लीडरशिप थी ईरान की, वो सब जा चुकी है। हाँ। पर मैंने, जैसे आपको याद हो, मुझे याद है पहले ही बताया था कि ईरान में 32 अलग अलग कमांड हाँ। सेंटर्स हैं। उन सबके ऊपर, ईरान बहुत बड़ा देश है, छोटा देश नहीं है, तो उन सबके ऊपर हमला करना। और नेक्स्ट राउंड, अब तो वहां ये भी मेरे सुनने में आया है, पता नहीं कहां तक सच है कि नहीं, अब वो पहले से ही सेकंड रंग, थर्ड रंग खड़ी कर देते हैं
कि भाई अगर ये जाते हैं तो ये तो, सो दे हैव नथिंग टू लूज, विक्रांत। बिल्कुल। उनके लिए अब खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। वो हम्म। मारो या मरो, डू और डाई इस समय मिशन पर है। और ये अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, और बाकी की दुनिया के लिए हम्म। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा करता जा रहा है। जैसे जैसे आपने देखा, क्रूड की प्राइस 120, फिर 120 की तरफ चल पड़ी है। हम्म। इसकी वजह से इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स फिर चढ़ गया। डॉलर इंडेक्स चढ़ने की वजह से 100 क्रॉस कर गया डॉलर इंडेक्स। हम्म। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स 100 क्रॉस किया, तो सोना जो कि $5,000 के आसपास घूम रहा था, गिन के 4800 आया, और अब 4600, 4650 के करीब सोना आ गया। हालांकि मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ आगे आने वाले समय के लिए। जो लोग लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं, 2 साल के लिए भी रखना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड गोल्ड की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसको मानता हूँ, विक्रांत। सर एक चीज और सोने पे मैं आपसे जो एक जरूरी बात मुझे आपसे पूछनी है अपने दर्शकों के लिए, लेकिन उससे पहले ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जो इजराइल ने हमला किया ये ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो उसने गुस्से में कर दिया और हमें पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, ट्रम्प साहब कह रहे हैं। मेरी जानकारी के बगैर हो गया ये। बड़ी अजीब सी बात लगती है, बहुत विडंबना लगती है, क्योंकि ट्रम्प साहब के इस पूरे ऑपरेशन का नाम है एपिक फ्यूरी। हम्म। तो फ्यूरी का मतलब क्या होता है? आप अगर डिक्शनरी में जाएंगे, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्से में आके किया गया कोई काम जो होता है, फ्यूरियस कहते हैं बहुत ज्यादा जब कोई गुस्से में होता है। तो ये तो पूरा पूरे ऑपरेशन का नाम ही गुस्सा है। ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि गुस्से में, तो ये तो सारा युद्ध आपने गुस्से में किया है। हाँ। और सबसे हैरानी की बात जब वही एक बहुत ही रेडिकल कट्टरवादी जिसको कहते हैं, मागा के सपोर्टर रिपब्लिकन, हम्म। एनसीटीसी है वहां पर, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, जो केंट उसके जो चीफ थे, हम्म। उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कह के कि कोई खतरा नहीं था अमेरिका को ईरान से। दोनों ने दो बातें कही। पहली बात ये कही हाँ कोई बिल्कुल। खतरा नहीं था। दूसरी बात बोली, इसराइल के बहकाए में आके, इसराइल के कहने पर आपने ये काम किया, और उन्होंने इस बात से एतराज करके उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो मुझे मुझे लग रहा है कि एक मागा और हार्डकोर रिपब्लिकन सपोर्टर का रिजाइन करना इस बात को जतला रहा है कि ट्रम्प साहब की जो पूरा वोटर बेस है वो धीरे धीरे सरकता जा रहा है। तो ट्रम्प साहब, देखिए मैं तो आपको पहले कह चुका हूं आपके शो में और दोबारा कहूंगा, मैं ट्रम्प साहब की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता हूं। और मैं तो अभी एक प्लेटफॉर्म पे था, वहां मुझे पुराना, मैं कोई म्यूजिक का शौकीन हूं, तो मैं यूट्यूब का वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। हाँ। तो उसमें मुझे एक पुराना गाना कहीं आ गया। वो मैंने फिर एक लाइन उसकी दोबारा सुनी बहुत साल बाद, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बारी। उनके सारे नेटो के देश, गुरुदत्त साहब का ये गाना है, हाँ। सारे नेटो के देश ने मुंह फेर लिया है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ट्रम्प साहब पूरी तरह फंस गए हैं। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस ईरान को, कभी कहते हैं मैं बहुत हैरान हूं कि उन्होंने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कहते हैं हम मैं उनके ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करूंगा, हाँ। फिर अगले दिन हमला हो भी जाता है। कभी कहते हैं इसराइल ने गुस्से में आके कर दिया। अरे भाई, आपके तो इस पूरे ऑपरेशन का नाम ही गुस्सा है, हाँ। एपिक फ्यूरी। एपिक होता है जो बहुत लंबे समय तक चले, और फ्यूरी होता है फ्यूरियस, गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा जो आता है उसको फ्यूरी बोलते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब बयान है। मैं कंपाइल कर रहा हूं उनके सारे बयानों को 28 फरवरी से आज तक के, और उस हाँ। पर कभी मौका लगा तो जिक्र करेंगे। सर एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाहता हूं कि चीन लगातार बड़े पैमाने पर सोना इकट्ठा करता है, ये तो सबको मालूम ही है कि वो लगातार खरीद रहा है। लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट आई है कि फरवरी में, यानी सिर्फ फरवरी में, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने करीब 30,000 औंस सोना अपने खजाने में जमा किया है, यानी खरीदा है। तो 30,000 औंस तो केवल फरवरी में, और पिछले 16 महीने से लगातार उसकी खरीद चल रही है। देखिए, चीन बिल्कुल चाहता है कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, डॉलर का जो वर्चस्व है, डॉलर का दबदबा समाप्त हो। तो ये कई बार बात कर चुका है कि हमारा युआन जो है वो चलना चाहिए। और क्योंकि मुझे याद है मैंने आपके एक पहले ऐसे इंटरेक्शन में ये बताया था कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा। हाँ। ये जो डॉलर डॉलर निर्भर और ये डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया में, ये खत्म होगी। और खत्म होके फिर एक बार 1971 से पहले जो हुआ करता था कि जिस देश के पास जितने ज्यादा गोल्ड होता था, उतनी ही ज्यादा उसकी उसकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उसकी करेंसी की और उसकी अर्थव्यवस्था की। वही समय मुझे लग रहा है वापस आएगा। इस बात का एहसास ना केवल दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के है,
बल्कि इस बात का एहसास चाइना को भी है। और चाइना जो काम करता है बहुत चुपचाप करता है, ये तो आपने नोट किया होगा। बिल्कुल। चाइना ज्यादा हल्ला नहीं मचाता, कई बार तो इतना हल्ला नहीं मचाता कि पता ही नहीं लग पाता कि हो क्या रहा है। ना वहां के बाहर के जर्नलिस्ट को आने देता है, अंदर से कोई बाहर आ ना सके, बाहर से कोई अंदर जा ना सके, ना वहां से कोई खबर बाहर जाती है, ना बाहर से कोई खबर जो है वो अपने यहाँ उसका असर होने देता है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि चाइना का इस प्रकार से सोना, और चाइना डायरेक्टली नहीं करता, हाँ। उनके बैंक इकट्ठा करते हैं, उनके यहाँ उन्होंने अपनी सरकार के फंड्स हैं जिनको सॉवरेन फंड्स बोलते हैं, उसको इकट्ठा किया। 30,000 आउंस जिसकी आप बात करें, एक आउंस करीब 30-32 ग्राम का होता है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस हद तक उसने सोने को इकट्ठा किया है। हम्म। और मेन बात इसमें समझने वाली है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, वही। ये सबसे जरूरी बात यह है कि चाइना चुपचाप, हालांकि चाइना के व्यक्तिगत तौर पे वहां पर 300 350 के करीब टन के आसपास वहां पर उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा वहां पर नहीं होता है। और उसको वो एक्सपोर्ट भी नहीं करता है। कोई चाइना से आपने कभी नहीं सुना होगा कि सोना एक्सपोर्ट हाँ। हो रहा है, कोई चाइनीज गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं होता, वो अपने यहाँ उसको रख लेता है। जो भी माइनिंग करी जाती है उसको वो अपने यहाँ निकाल कर रख लेता है। हम्म। तो ये चाइना को इस बात का पता है। और जो जो भी काम चाइना ने इस तरीके से किए हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण आपके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का है, जिसमें वो बहुत साल काम करता रहा। और आज चाइना ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पिछले साल एक डील करने पे मजबूर किया था, चाहे टेम्परेरी डील थी, रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से। अगर आज चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स भेजना बंद कर दे तो बहुत सारी जगह अमेरिका का डिफेंस इक्विपमेंट तक बनना बंद हो जाएगा, यहां तक नौबत आ सकती है। तो मुझे मुझे लग रहा है कि चाइना का इस प्रकार खरीदना एक आम निवेशक के लिए, देखिए सवाल तो यह है ना कि एक आम जो हमें और आपको सुन रहा है उसके लिए ये जानकारी किस प्रकार से काम की है। हम्म। दो प्रकार से लोग जानकारी लेते हैं, एक तो अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं कि हमको हमको कोई नई चीज पता लगी। दूसरा, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज होती है कि मुझे इस खबर से क्या कोई फायदा होगा हाँ। मेरे जो अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। जी हाँ, इसमें आपका फायदा छुपा है, क्योंकि अगर चाइना जो काम चुपचाप कर रहा है आप भी तो चुपचाप कर सकते हैं। इस समय जब हम बात कर रहे हैं विक्रांत, तो सोना $4700 से भी नीचे चल रहा है। हाँ। शायद आपका वीडियो जब लाइव हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। और इसको हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम यह आ चुका है। हाँ। 1,47,000 10 ग्राम प्रति जो कीमत है, बहुत ही अट्रैक्टिव कीमत है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास विक्रांत इस समय। हम्म। जो लोग कीमत नीचे आने का इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त के लिए, और मैं जो आज तक कहता आ रहा था हम्म। मैं उसी बात पे कायम हूं। हम्म। कोई मुझे ये मेरे पर नहीं कह सकता कि आपने अपनी स्टेटमेंट पलट दी, आपने बदल दी। लंबे वक्त के लिए खरीदे, थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। और दूसरी बात, ये बीच बीच में ये हिचकोले आएंगे, ये बीच बीच में डिप्स आएंगे, ये आपको मौका देंगे उसमें एंटर करने के लिए। हम्म। जो छोटे वक्त का निवेशक है, आप सोचिए आप विक्रांत, जिसने 1,80,000 पे खरीदा था, हम्म। जब पीछे जब 1,80,000, उसका तो इस टाइम ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा अगर बिल्कुल सही उसने बात है। छोटे वक्त के लिए खरीदा था। हाँ। मुझे लग रहा है कि लोगों को पहली बात तो नुकसान पे नहीं बेचना चाहिए, इसको रख के बैठिए। बहुत जल्द आप देखेंगे कि स्थितियां युद्ध में बहुत जल्दी परिवर्तित होती हैं इस समय, क्योंकि क्रूड ऑयल अपने अपने ऑल टाइम हाई तो नहीं कहता है, जो रिसेंट टाइम में हाई पे जा रहा है, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 100 पार कर गई है। डॉलर इंडेक्स 100 पार करने की वजह से सोना इस समय प्रेशर में है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है। जैसे ही डॉलर अपनी असली डिमांड पर आएगा आपको सोना यहां से भागता हुआ दिखाई देगा। तो सोने में निवेशकों को सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ये अगर आपके पास अभी, हालांकि निवेश की सलाह तो अपने रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लीजिएगा, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आपको सलाह देता है। पर अगर पैसा है किसी के पास तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है इसमें एंटर करने का। और इस समय तो मैं विक्रांत एक कदम और आगे चला जाऊंगा। जी। इस कीमत पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जी। इस कीमत पर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं भी खरीद रहे हैं और आप एक मुश्त भी इस कीमत पर लगा रहे हैं तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। और मैं अब इससे अगली बात बोलने जा रहा हूं कि यहां पर डाउन साइड रिस्क, यानी कि नीचे को जाने का रिस्क 5% का है, हम्म। और ऊपर को जाने का पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। हम्म। 100% तो है ही है, बाकी अनलिमिटेड भी है। तो इस पोजीशन पे इस समय सोना और चांदी, चांदी के बारे में थोड़ा मैं इतना नहीं कहता, अब चांदी के बारे में कमेंट करना चाहूंगा जरूर, क्योंकि चांदी में एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये कि अगर वैश्विक मंदी आई तो ये जो जिस चीज में चांदी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एआई डेटा इक्विपमेंट है
या एआई का बबल बस्ट हो गया, एआई डेटा इक्विपमेंट है, सोलर सेल्स है, तो इनकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। अगर इनकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा तो चांदी की डिमांड में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 55% चांदी इंडस्ट्रियल यूज में चली जाती है। तो इसलिए चांदी के लिए, हालांकि इस समय सोना चांदी एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, एक ही ताल पे चल रहे हैं। हम्म। पर हो सकता है अगर सोना ज्यादा भागे तो चांदी वो रफ्तार ना पकड़ पाए, क्योंकि जिस विकल्प की हम बात करते हैं उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ सोने में आप ज्यादा विश्वास रखें, और सोने को आप लंबे वक्त के लिए, इस समय बहुत ही अच्छी और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है ये सोने की, अगर आप इसको लेके रखना चाहते हैं। पर एक शर्त पर, हाँ। कि हमें जब कल को जब मुनाफा होगा तो हमारे लिए कोई मिठाई मिठाई तो आनी चाहिए ना विक्रांत। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसमें एक और चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने बात की, बहुत काम की, कि चाइना जो काम छिप छिप के कर रहा है वो आप भी सोच सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस समय आधिकारिक तौर पर चाइना के पास 2309 टन सोना है, जिसकी वैल्यू है करीब 387 अरब डॉलर। लेकिन कह रहे हैं कि इससे भी कई गुना हो सकता है, ये दो जी या हाँ। गुना ज्यादा हो सकता है। तो यानी कुछ बड़ा खेल तो चाइना लगा हुआ है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो अपने यहाँ इकट्ठा किए जा रहा है। मेरे अनुमान से इससे विक्रांत, उनके पास इससे कहीं ज्यादा सोना है। 2300 टन चाइना जैसे के लिए कुछ भी नहीं हाँ। है। इससे कहीं ज्यादा चाइना चाइना अपने पत्ते खोलता नहीं है। हम्म। चाइना अपनी फिगर्स को पब्लिक नहीं करता है। चाइना से आने वाले डेटा पे मैं शुरू से यकीन नहीं करता हूँ, कुछ भी वहां पता नहीं लग पाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अंग्रेजी में शब्द होता है ओपेक। हाँ। टोटली ओपेक है सिस्टम है वहां का। वहां पर किसी को खबर निकालना अलाउड नहीं है। हम्म। सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीपीसी, उसके हाथ में सारा कुछ है, वो कुछ नहीं निकलने देते हैं। वहां पर गूगल काम नहीं करता, वहां पर मेटा काम नहीं करता, कुछ नहीं काम करता है। तो इसलिए इसलिए मेरे अनुमान के हिसाब से चाइना के पास कहीं ज्यादा सोना है। और आपको ये जैसे ही विक्रांत डॉलर नीचे जाना शुरू होगा, हाँ। आप देखिएगा इसमें क्या होने वाला है। चाइना अपने युआन को, गोल्ड के अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपने युआन को वो आगे लाना चाहेगा, और दुनिया को वो मजबूर कर देगा हम्म। कि आप युआन में ट्रेड करिए। और आपके पास, आप डॉलर में ट्रेड कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जैसे ईरान ने घोषणा की थी कि अगर आप युआन में निकाल रहे हैं अपना जहाज हम्म। पानी का, हाँ। कार्गो का, तो हम उसको जाने देंगे जो युआन में पेमेंट आ रही है। तो आप सोचिए कि चाइना ने किस प्रकार से ईरान के ऊपर अपना दबदबा बनाया हुआ है। मेरे मुझे तो ऐसा भी अंदेशा है कि चाइना कहीं ना कहीं बैकडोर से इस युद्ध में अपनी सपोर्ट दे रहा है। या तो किसी और माध्यम से हथियार आ रहे हैं, या किसी और माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा पर्दे के पीछे चल रहा है, जो कि हमें सामने से जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो चाइना के ऊपर, और चाइना चुपचाप बैठा है इस युद्ध में, बेटा। कोई उसको फिक्र नहीं है। बल्कि वो अपना जो उसका ताइवान को हथियाने का मंसूबा है, उसके लिए उसकी ड्रिल, क्योंकि उसको पता है अमेरिका इस समय बिजी है। और अमेरिका बिजी है, खुद अमेरिका एक युद्ध में उलझा हुआ है, और ऐसे युद्ध में उलझा हुआ है जहां उसको कुछ पता नहीं लग रहा कब जीत मिल पाएगी। तो ऐसे में चीन के पास अच्छा मौका है। हो सकता है वो किसी ऐसी मौके की तलाश में बैठा हो, और किसी भी दिन आपको खबर आ जाए कि ताइवान के ऊपर उसने हमला कर दिया और ताइवान का कब्जा कर लिया। तो मैंने बार बार ये बोला है विक्रांत, मैं फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग सोने चांदी की इन कीमतों को लेकर डर रहे हैं हम्म। उनके लिए बोलना चाहूंगा कि कीमतें जब जब करेक्ट होती हैं तो आपको मौका देती हैं। लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है सोने और चांदी का, वो बकायदा बुलिश बना हुआ है। 2 साल तक, 2028 मार्च में, अगर आपके साथ में फिर उस समय जुड़ा, तो फिर बिल्कुल इस जुड़ेंगे। क्लिपिंग को सेव करके रखिएगा। इस क्लिपिंग को सेव करके रखिएगा कि आज कीमत क्या थी। 1,47,000 प्रति 10 ग्राम इस समय कीमत है। तैयारी मिला के करीब, अभी मैंने पता किया था जी। आपके जो जो मार्केट है वहां पर, सराफा बाजार में, जी। तो वहां पर तैयारी मिला के करीब 1,50,000 और 51 के बीच में इस समय हम्म। गोल्ड मिल रहा है जो लेना चाहता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको, अगर आपके पास सुरक्षित तरीका है, तो हाँ। कोशिश करिए इसको हार्ड फॉर्म में लीजिए। हाँ। ईटीएफ अच्छे हैं, पर ईटीएफ में भी एक खेल चलता है। इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स हैं, वो ईटीएफ और इसको अलग अलग चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जो हार्ड फॉर्म में गोल्ड है वो अलग चले, ईटीएफ अलग चले। हाँ। तो इसलिए आपको, अगर आपके पास सुरक्षित इसको रखने का संसाधन है, तो कोशिश करिए आप हार्ड फॉर्म में लीजिए, हाँ। हार्ड फॉर्म में लेके रखिए। कठिन काम है, मैं जानता हूं कि बहुत टेंशन देने वाला काम है खरीद के रखना। उसके बाद कहीं किसी को बाहर जाना हो दिक्कत होती है, बैंक के लॉकर्स वैसे ही सेफ नहीं है, हम कई दफे इस पे बात कर चुके हैं।
तो पर कोई अगर आप इसको सुरक्षित तौर पे रख सकते हैं तो आई थिंक हार्ड फॉर्म विल बी बेटर। हालांकि ईटीएफ अभी भी एक बहुत ही कन्वीनियंट साधन है लेने का। पर हो सकता है आगे ईटीएफ और ये हार्ड फॉर्म का सोना हाँ। आपको अलग अलग कीमत पर ट्रेड होते दिखाई दे, ऐसा संभव है आने वाले समय में। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके लिए कुछ काम इस पे चल रहा है, कुछ उन लोगों को बड़ी डील्स हो रही है जिसपे बातचीत चल रही है। तो मैं नहीं चाहता कि छोटे इन्वेस्टर हाँ। इस पूरे के पूरे बड़े इंस्टीट्यूशनल्स के जाल में या उनकी चाल में कहीं जाके फंस जाएं। तो आप अपना हार्ड फॉर्म में सोना अगर ले सकते हैं तो आप इसको लेकर रख सकते हैं। एक मेरा अंतिम सवाल सर, आपके दुनिया के बड़े लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब, उन्होंने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया और कहा कि सोने की कीमत $35,000 तक जा सकती है। अब 35,000 डॉलर। मुझे लगता है कि कियोसाकी साहब ने ना काफी सोना लेके रखा हुआ है। हाँ। ऐसा 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 मुझे नजर आता है। हाँ। और आपने जेपी मॉर्गन का भी बयान सुना था, तो हाँ। जिन बड़े निवेशकों ने विक्रांत सोना काफी लेके रखा हुआ है हाँ। और वो लोग अपने आप में इन्फ्लुएंसर्स हैं। कियोसाकी साहब को मैं एक इन्फ्लुएंसर मानता हूँ, हाँ। क्योंकि उनकी किताब बहुत प्रचलित हुई थी, रिच डैड पुअर डैड। और उनके लाखों करोड़ों के हिसाब से उनको लोग फॉलो करने लगे थे, उनके फैंस बन गए थे। तो उनको लगता है कि अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो भाई लोगों में बात फैलेगी, तो लोग खरीदना शुरू करेंगे। कीमत और फिलहाल तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अभी $5,000 पे भी सोना टिक नहीं पा रहा है डॉलर इंडेक्स की वजह से। हाँ। 35,000 हो सकता है। कियोसाकी साहब की कथनी सच, हम तो कहते हैं जो सोने के निवेशक तो आपकी इस बात को सुनकर कह रहे हैं कियोसाकी साहब के मुंह में पूरी की पूरी मिठाई की दुकान, हाँ। घी शक्कर भी नहीं। अगर हो सकता है तो क्यों नहीं, फिलहाल पहले इसको अपना पिछला $5600 वाला हाई पार करने दीजिए। हाँ। हाँ, ऊपर जाएगा। थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग रही है मुझे $35,000 आज की तारीख में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।